हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ ना, ये तो मैथ्स और केमिस्ट्री में तो आइसोलेटेड टॉपिक्स हो गए। तो ठीक है, तुम लोग के कब से हैं गुजरात बोर्ड वालों के एग्जाम्स? 27 जैन से। तो मतलब उस ड्यूरेशन में कुछ नहीं है, तो मतलब उस ड्यूरेशन में कुछ भी नहीं है ना तुम्हारा। ठीक है, मतलब तुम क्लासेस मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक से फिर रेगुलर हो ही जाएंगे। मैं तो ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने के लिए फिर वो रहेगा नहीं। नेक्स्ट वीक भी तो एग्ज़ाम है ना, तो नेक्स्ट वीक तक तो मुझे कंप्लीट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। करने को मैं इस वीक भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन फिर भी आराम से अपन पढ़ रहे हैं। हाँ एग्ज़ाम है ना अभी इनका, तो एक वीक और नहीं आएंगे एटलीस्ट, एक वीक और नहीं आएंगे एटलीस्ट। यार इसके लिए आप फिर पेरेंट्स से आप वो नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि पेरेंट तो फिर उस केस में आ जाते हैं। तुम इनफैक्ट हाँ सैटरडे कर लेंगे, शायद सैटरडे संडे कर लेंगे। फ्राइडे तो नहीं आएंगे ना, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ फ्राइडे को हम लोग, फ्राइडे को एटलीस्ट मैं रोटेशन और वो कर लूंगा, सैटरडे से जब हो जाएगा, सैटरडे या संडे से जब भी। चलो देखते हैं, जैसा भी होता है, जैसे भी होता है देखते हैं, इन्फॉर्म कर देंगे। बाबूलाल सर से एक बार रिमाइंड करवा जाना उनको, वो कर देंगे। ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने मॉडुलस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक होमवर्क दिया था, बना सब ट्राई किया? नहीं किया? ट्राई कर लेते हैं अभी। किसी ने भी ट्राई किया बच्चों? होमवर्क दिया था वो किसी ने ट्राई किया? ये नहीं किया किसी ने भी? किसी ने नहीं किया? कोई बात नहीं, अभी कर लो। क्या था क्वेश्चन वो? मॉड ऑफ जेड प्लस 1/z इज इक्वल टू 2, देन जेड की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चेक करो क्या इसमें भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड आ रही है? इतनी शायद नहीं आएगी इसमें। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसके लिए एक ही चीज यूज करते हैं हम लोग, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं z प्लस 1/z इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z प्लस मोड ऑफ 1/z, बट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस 1/mod ऑफ z का मोड। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 2, लेस देन इक्वल टू ये क्या दे रखा है, मोड ऑफ z प्लस 1/mod ऑफ z और मोड ऑफ z माइनस 1/mod ऑफ z। अब मैं क्या बोल देता हूँ, लेट मोड ऑफ z की वैल्यू क्या बोल देता हूँ आपका r, एंड दैट इज r ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता है, डिनोमिनेटर में है, मतलब पॉजिटिव। आपका क्या है, पॉजिटिव इनडायरेक्टली। तो इनइक्वालिटी में कहीं भी जरूरत रहेगी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इक्वेशन बन जाएगा आपका 2r प्लस 1/r, और ये क्या है आपका r माइनस 1/r का मोड। अब देखो दो चीज है, पहला क्या आपका r प्लस 1/r ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो क्लियरली है, r आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। AMGM से पढ़ा है ना तुम लोगों ने, r प्लस 1/r ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है कि नहीं होता है? तो अरे r पॉजिटिव है ना मेरे भाई, fx प्लस 1/fx हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा कि नहीं होगा? fx पॉजिटिव होता है, तो उस केस में तो यहाँ पे तो क्या जाएगा, r बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। पहली पार्ट तो ये जाएगी। सिमिलरली इसको सोल्व करूंगा, मोड ऑफ r माइनस 1/r लेस देन इक्वल टू 2, तो मोड हटाऊंगा तो क्या जाएगा आपका -2 से लेके r माइनस 1/r की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2। एलसीएम ले लूं तो r² माइनस r लेस देन 2r और ग्रेटर देन आपका क्या है -2r। क्यों किया है? क्योंकि r क्या है आपका ग्रेटर देन 0, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r² माइनस 1। तो अगेन ये दो इनइक्वालिटी हो जाएगी, यहाँ पे कंपेरेटिवली इजी बन जाएगा, क्योंकि आपका इनइक्वालिटी सोल्व करनी थोड़ी सी आसान है। -2r लेस देन इक्वल टू r² माइनस 1
और ये आपका क्या आएगा 2r। तो केस ले लिया मैंने आर स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू 2r, मतलब आपका क्या है आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। डी पॉजिटिव है, तो डी पॉजिटिव है तो इस केस में रूट निकालना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी माइनस बी का स्क्वायर आपका क्या 4 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 8 है, तो वो हो सकता है आपका 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस माइनस √2 होगा कि नहीं होगा, तो दो फैक्टर हो जाएंगे r इज इक्वल्स टू 1 प्लस √2 एंड 1 माइनस √2, तो r माइनस 1 प्लस √2 इंटू r माइनस 1 माइनस √2 लेस देन इक्वल्स टू 0। वो पहला क्वेश्चन था एक्चुअली, इसलिए बड़ा लग रहा होगा, ये अब बड़ा थोड़ी लग रहा होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना, पहली बार किया था इसलिए डिफिकल्ट लग रहा था, उसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। कैलकुलेशन तो इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कंपेरेटिवली आप सह पा रहे हो क्योंकि दूसरी बार तीसरी बार कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे क्या करूँ 1 माइनस √2 से लेके आपका क्या है 1 प्लस √2, दोनों पे डॉट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब लेस देन मतलब ये, तो r बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 माइनस √2 से लेके 1 प्लस √2। ये आपकी क्या होगी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। और तीसरी कंडीशन क्या थी आपकी, इसको सॉल्व करूंगा आर स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन आपका क्या है माइनस 2r, तो इनडायरेक्टली आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करूंगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस माइनस √2, यही आ रही होगी। सेम पैटर्न है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, सेम पैटर्न तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो r की दो वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस √2 एंड -1 माइनस √2। तो फैक्टर्स करूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा r -1 प्लस √2 इंटू r -1 माइनस √2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या जाएगा आपका -1 माइनस √2 और आपका क्या है -1 प्लस √2, तो क्या जाएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन, ये रीजन और ये रीजन। तो इससे मैं बोल सकता हूँ आंसर क्या जाएगा r बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके आपका क्या -1 माइनस √2 क्लोज इंटरवल यूनियन, और ये क्या जाएगा -1 प्लस √2 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन आपको पता है r तो ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये वाला पार्ट तो आपका क्या जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब r बिलोंग्स टू -1 प्लस √2 से लेके इन्फिनिटी। इसको बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जीरो भी रखना ही पड़ेगा क्योंकि r तो ग्रेटर देन 0 ही है। अब मैं क्या करूं फाइनल आंसर क्या होगा सबका इंटरसेक्शन। तो मैं क्या बोलूं, पहला तो रियल नंबर है, दूसरा r की डेफिनेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी तो देखना पड़ेगा ना, r ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि मोड है ना, r 0 तो हो नहीं सकता। तीसरी कंडीशन क्या दे रखी थी आपकी -1 माइनस √2, तो क्या दे रखा था कौन सा 1 माइनस √2 नेगेटिव है, 1 माइनस √2 नेगेटिव है और आपका क्या होगा 1 प्लस √2 पॉजिटिव है, और चौथा क्या दे रखा आपका -1 प्लस √2। तो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है आपकी इस इंटरवल से इस इंटरवल में, तीसरी कंडीशन क्या है इससे। फाइनल आंसर क्या होगा तीनों का इंटरसेक्शन मतलब क्लियरली, तो r बिलोंग्स टू √2 -1 से लेके √2 प्लस 1, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका। और कोई शॉर्ट मेथड है नहीं ऐसे क्वेश्चन का, शॉर्ट मेथड ये कर सकते हो कि r नेगेटिव है तो वो ऑप्शन एटलीस्ट रिजेक्ट कर सकते हो जिसमें नेगेटिव पार्ट आ रहा है, r पॉजिटिव है सॉरी, तो एटलीस्ट वो ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो जिसमें नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है, बाकी आप ऐसे नहीं कर सकते हो, प्रॉपर सोल्व करना ही पड़ेगा। या फिर थोड़ा ऑब्जर्व करके भी दे सकते हो, ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हो कि पॉजिटिव वाला ही होगा ऑप्शन से आप देख के कर सकते हो। आप ट्राई करना, मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है लिख लो फटाफट। कर लिया था क्या तुमने, अभी किया है पहले किया था, अभी किया घर पे नोट किया बच्चों, सबने नोट किया घर वालों बच्चों, ठीक है नोटेड। एक और क्वेश्चन लिखो जेई का ही,
हाँ एम्पलीट्यूड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम मॉड्यूल कर सकते हो, आज के लेक्चर के बाद तुम मॉड्यूल कर सकते हो। हाँ जहां तक तुमसे बने। डे 5 तक, डे 5 मत करना क्योंकि डे 5 आपका है डी माइवर थ्योरम है। डे 3 डे 4 कर लेना। और कौन सा था, डे 8 था या डे 9 था? हाँ डे 3 डे 4 और डे 8 ये कर लेना। डे 3 डे 4 और 8 ये तीनों कर लेना। 1 2 तो कर लिया था ना। हाँ 1 2 तो ऑफकोर्स करना है, 1 2 तो सबने कर लिया था इसलिए मैं बोला। डे 4 में दिखा दो एक बार क्या है, मेरे पास है ना मॉड्यूल। डे 10 भी कर लो, डे 10 में पूरा मॉडुलस वाला है। अरे यार डे 3 में डी माइवर थ्योरम के क्वेश्चन है। डे 3 रहने दो, डे 3 रहने दो क्योंकि डे 3 में डे 4 कर सकते हो, डे 8 कर सकते हो, डे 10 कर सकते हो। डे 3 में डी माइवर थ्योरम पे क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है एक्चुअली, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है उसी पे बेस्ड है। एक फॉर्मूला बता दूंगा तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक छोटा सा, यदि आज टाइम मिला तो आज ही करवा दूंगा। ज्योमेट्री मिक्स है एक्चुअली, सारी चीजों में मॉडुलस मिक्स है, कॉन्जुगेट मिक्स है ज्योमेट्री। डे 4 8 और 10, 10 तो मॉडुलस पे बेस्ड है। ये आपका क्या है, मॉडुलस पे बेस्ड है। ये आपका क्या है, ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री। इसमें कुछ रह जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ज्योमेट्री में। डे 8 में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाए नहीं है। डे 4 आपका क्या है, पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, उस पे बेस्ड है। ठीक है, टाइम हुआ तो आज डी मोइवर थ्योरम भी करवा दूंगा क्योंकि डी मोइवर थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, वो पूरा पूरा लिंक्ड है। तो उसी पे बेस्ड डे 3 और डे 5 दोनों उसी पे है। एग्जाम तुम्हारा फिजिक्स का है ना, एक ही एग्जाम है। हाँ नेक्स्ट, क्या बोला था, क्वेश्चन देना था ना, भूल जाता हूँ मैं, बता देते अगर। if alpha beta are different complex numbers such that mod of beta is equals to 1, then find value of mod of beta minus alpha upon 1 plus alpha conjugate beta। हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बार पढ़ रहे हो टफ लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे ना तब सारी चीजें आ जाएगी, उसके बाद दोबारा रिवाइज करोगे तो चीजें आपको आसान लगेंगी। ये हमेशा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा पढ़ते टाइम टफ लगता है बच्चों को क्योंकि वो थोड़ा सा नई चीज आ जाती है। अभी तक आपके रियल नंबर को देखते हुए आ रहे हो, सारी चीज उसी टाइप की चीजें सोचते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली बार आप इमेजिनरी नंबर की चीजें देख रहे हो, तो पहली बार में आपको हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी है, लेकिन जैसे आप दूसरी बार पढ़ोगे अच्छे से पढ़ने के बाद, तो उसके बाद आपको चीजें बहुत आसान लगेगी उस केस में। और अगेन क्वेश्चन बनाने को इस चैप्टर से बहुत टफ क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि ये जो क्वेश्चन है 12th लेवल के बच्चों के लिए ही है, तो 12th के हिसाब से ही बनाएंगे। 1 आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ये तो मैंने लिखा है ना, 0 + 2 आइटा 3 + 0 आइटा, ये पहले दिन पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर होता है ना बेसिक मैथमेटिक्स में, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, तो वहां पे आंसर आ गया बच्चों। 1 आंसर बिल्कुल सही है। क्या डायरेक्टली किया प्रॉपर्टी का यूज करके? गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही है।
क्या करूं, बियॉर्ड ऑफ बीटा की वैल्यू आपकी क्या 1 है, मतलब बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 बोल दो, मतलब बीटा बीटा कॉन्जुगेट की वैल्यू 1। अब ये क्यों करने की जरूरत पड़ी, देखो उधर क्या दे रखा है आपका बीटा माइनस एल्फा अपॉन एल्फा कॉन्जुगेट बीटा दे रखा है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना क्वेश्चन में मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या कर दिया था, बीटा बीटा कॉन्जुगेट प्लस एल्फा कॉन्जुगेट और आपका क्या हो जाएगा बीटा, माइनस ही था, प्लस नहीं था, ये माइनस था, वही मैं सोचूं, ये माइनस करो, ये माइनस माइनस करो, माइनस 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 करो बेटा, ये करेक्शन कर लेना घर वालों, करेक्शन किया, हाँ ना कुछ बोलो, ये माइनस माइनस, ठीक है। अब दोनों से क्या करूंगा, दोनों से डिनोमिनेटर से क्या कॉमन है आपका, बीटा कॉमन है, तो क्या जाएगा आपका बीटा माइनस एल्फा, क्या करूंगा यहां से मोड ऑफ बीटा कॉमन ले लिया और क्या बचेगा आपका बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट, तो मोड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, मोड ऑफ बीटा, ये आसान सा क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है, ये आईटी में आया हुआ है आसान सा क्वेश्चन, तो इतना आसान अभी लग रहा है ना था इस में, और ऐसा नहीं है कि झूठ बोलने के लिए लगाता हूँ, वेरीफाई कर लिया करो तुम, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे जेई, देख ले देख ले, जेई जेई दोनों लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें बोल देता हूँ कि हाँ जेई लिखा है, जेई जेई हो जेई, वेरीफाई भी करो ये सारी चीज आगे, कि ऐसा नहीं कि मास्टर बता दे कि हर क्वेश्चन तुम्हें बोल दे जेई जेई का है। अब क्या करूंगा, यहाँ से आपका क्या जाएगा, आपका 1/1 इंटू बीटा माइनस एल्फा का मोड, और यहां से एल्फा माइनस बीटा कॉन्जुगेट मतलब मोड ऑफ बीटा माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट। अब आपको पता है कि मोड ऑफ जेड की कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू बीटा माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, आया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक, अब मिक्स भी क्यों रहूंगा ना मैं, तीनों पे मिक्स भी तो होंगे सारे, अभी तो सिर्फ एक एक टाइप के चल रहे हैं ना अपने। नेक्स्ट कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हो गया एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट लिखो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब यहां पे मैं दो चीज बोल रहा हूं, एक होता है आपका एम्पलीट्यूड और दूसरा मैं बोल रहा हूं आर्ग्यूमेंट। अब स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूं कि एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट, तो मतलब ये जो चीज है ये सिर्फ आपका क्या है, सिर्फ फर्स्ट साइकिल के लिए वैलिड है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एम्पलीट्यूड जो होती है वो आपके क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आपका क्या है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई की वैल्यू या 0 से लेके 2 पाई के बीच की वैल्यू होगी। लेकिन आपका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आपका ओवरऑल थीटा होता है, आर्ग्यूमेंट आपका क्या ओवरऑल थीटा होता है, ठीक है। तो यूजुअली क्वेश्चन में आपका एम्पलीट्यूड ही पूछा जाएगा, एम्पलीट्यूड ही पूछा जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड मतलब आंसर आपका हमेशा माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में ही मुझे आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो लिख लो, there is little difference between amplitude and argument, there is little difference between amplitude and argument. Amplitude is principal value of theta, amplitude is principal value of theta, that is क्या होती है principal value of theta, theta lie between माइनस पाई से लेके प्लस पाई, बट आर्ग्यूमेंट इज वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल थीटा, वैल्यू ऑफ जनरल थीटा। हाँ माइनस पाई पे ओपन है, क्योंकि एक जगह पे इंक्लूड होगा ना, किसी एक जगह पे इंक्लूड कर लो, दोनों जगह पे इंक्लूड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जगह पे रखते हैं क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू रखते हैं, वाइल आर्ग्यूमेंट इज जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड क्या फर्स्ट प्रिंसिपल की वैल्यूज, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू वो है, जबकि आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, जनरल वैल्यू, मतलब कुछ भी हो सकता है, 360 डिग्री से भी ज्यादा भी हो सकता है। तो मतलब जब भी आपको आंसर देना होता है हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है। निकालना आता है ये सबको, मैंने सिखा दिया, मेथड टू फाइंड एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकालना मैंने सिखा दे रखा है ना, मेथड टू फाइंड एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
याद है ना प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज से कैसे करते थे हम लोग, याद है ना सारी चीज में। अरे थीटा अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स बीटा बाई एल्फ, आपका क्या हो जाएगा, आपका ए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और फिर क्वाड्रेंट देखते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा इज इक्वल्स थीटा की वैल्यू आपका अल्फा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड है तो माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में है तो आपका क्या है माइनस थीटा। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब लिखो प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन वगैरह सारी तो मैं बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज। अब मैंने क्या मान लिया, कोई भी नंबर मान लिया, z1 मैंने बोल दिया x प्लस आयोटा वाई मान लिया, या फिर r1 ए की पावर आयोटा थीटा वन ले लिया, और z2 मैंने मान लिया आपका x1 y1 x2 प्लस आयोटा y2, या फिर मैं बोल सकता हूँ r2 ए की पावर आयोटा थीटा टू। मैं ये ही लूँ, इन्हीं से मैं वेरीफाई करूंगा, इन्हीं से मैं वेरीफाई करूंगा। पहली प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2, पहली प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस 2k पाई। ये प्लस 2k पाई क्यों ऐड करता हूं, क्यों ऐड करता हूं, टू ब्रिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन प्रिंसिपल वैल्यू। 2k पाई मतलब k की वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है, 0 1 -1, यूजुअली इन्हीं में से होगी, यूजुअली जनरली इन्हीं में से होगी, क्योंकि 2 3 में एंगल कितना हो सकता है, या तो 2 0 से लेकर 2 पाई, या मतलब मैक्सिमम आ सकता है आपका 3 पाई से तो छोटा, मतलब 3 पाई 4 पाई से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि उसके बाद होगा तो -2 पाई होगा, 0 से 2 पाई में आ जाएगा, या फिर नेगेटिव में ऐसा सकता है। लेकिन मान लो और भी आगे 6 7 एंगल हो गए, 6 7 एंगल हो जाएंगे तो फिर उस केस में काफी बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में आगे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जनरली यही होगी के की वैल्यू 0 1 और -1, मतलब उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे मान लो थीटा वन की वैल्यू ऐसी मान ली आपकी, क्या है मान लो ऐसे आएगी 210 डिग्री, और थीटा टू की वैल्यू मान ली आपकी 120 डिग्री, 120 नहीं, कुछ भी बोल लो ना, 235 डिग्री मान ली। अब थीटा वन प्लस थीटा टू, तो ये तो क्या है कि आपकी ग्रेटर देन 400 होगी ना, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, -2 पाई करना पड़ेगा। के की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, जिससे आपका क्या है प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएगी। दोनों नेगेटिव हो गए तो उस केस में +2 पाई होगा, और दोनों ही प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रही है तो उस केस में नहीं। और प्रिंसिपल वैल्यू मुझे किस में लानी है, हमेशा -पाई से लेके +पाई में लाना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रूफ करने की जरूरत है। क्या करोगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, r1 z1 इंटू z2, r1 r2 ए की पावर थीटा वन प्लस थीटा टू, तो थीटा वन प्लस थीटा टू हो रहा है ना, थीटा वन प्लस थीटा टू पाई से ग्रेटर देन हो जाएगा, तो आपका क्या माइनस कर दो प्लस कर दो, उस हिसाब से कर लोगे सारी चीजें। तो इसी को मैं एक्सटेंड करते बोल रहा हूँ, इसी को एक्सटेंड करते बोल रहा हूँ इन जनरली, मतलब इसी को मैं बोल रहा हूँ एक्सटेंडेड पार्ट मैं बोलूँ, इनडायरेक्टली मैं बोलूँ एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 एंड सोन zn। तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल बोल सकता हूँ, आपका एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z3 एंड सोन एम्पलीट्यूड ऑफ zn प्लस 2k पाई। हर बार 2k पाई ऐड करना है। 2k पाई क्यों ऐड करते हैं, जिससे प्रिंसिपल वैल्यू में ला सकूँ -पाई से लेके +पाई के बीच में। थर्ड सेकंड एम्पलीट्यूड ऑफ z1 अपॉन z2, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस 2k पाई। हाँ 2k पाई तो वो लिखना ही लिखना है बाय डिफॉल्ट। क्यों रीजन है उसके, क्योंकि मुझे -पाई से +पाई में लेके आना है। नहीं आ रहा है तो k की वैल्यू 0, आ रहा है तो ऑटोमेटिक 0, नहीं आ रहा है तो फिर प्लस माइनस ऐड करके करना है। हाँ मतलब क्योंकि लॉग, क्यों जैसा, क्यों लॉग नहीं e की पावर जैसा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर e की पावर जैसा ही है ना। अब देखो z1 अपॉन z2, r1 अपॉन r2 ए की पावर आइटा थीटा वन अपॉन e की पावर आइटा थीटा टू m/n। e की पावर की प्रॉपर्टी लग रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर e की पावर भी तो होता है ना। इनफैक्ट बहुत सारे नंबर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है तो कर सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड ऑफ z की पावर n,
तो इसको मैं बोल सकता हूँ n टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2k पाई। अरे e की पावर वाली बाबू, जब e की पावर होता है तो log का उल्टा उसी का होता है ना। हाँ log जैसा रहता, लेकिन e की पावर से याद रखो क्योंकि e की पावर एक से तो होता है एम्पलीट्यूड। अरे तो एक ही बात है, log और e की पावर हो गई, क्योंकि log से नहीं करना क्योंकि log अलग चीज हो जाएगी, log में अलग होता है इसमें। हाँ log जैसी तो e की पावर जैसी बोलो ना, log जैसी क्यों बोल रहे हो? लिख लिया चौथा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट सोचो, जेड अपने पास यहां होता था तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड थीटा था तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस थीटा, तो मतलब माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस 2k पाई। ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक वो आपका दे रखा है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करने के लिए तो 2k पाई बाई डिफॉल्ट लिख ही लो अपनी इसमें, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिक वो होगा ना माइनस पाई से प्लस पाई में होगा। हर चीज का मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ साथ साथ में, ऐसा नहीं है कि आपको करना है। नेक्स्ट ये बताना सोच समझ के, पांचवा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अपॉन जेड कॉन्जुगेट। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अपॉन जेड कॉन्जुगेट, वैसे यहाँ पे 2k पाई ऐड करने की जरूरत क्या है, ये तो ऑटोमेटिक ही होगा, फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम। तो क्या जाएगा 2 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस 2k पाई। यहाँ पे करने की जरूरत है क्योंकि ये हो सकता है पाई से बड़ा हो जाए। क्यों हो रहा है पता है ना, e की पावर आइटा थीटा अपॉन e की पावर माइनस आइटा थीटा, ऊपर जाएगा तो e की पावर आइटा प्लस थीटा हो जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा। सारी चीज रिलेट कर पा रहे हो? कौन सी? हाँ सेकंड वाली से लगा लो, माइनस माइनस से पैसे कर दो। क्लियर? क्लियर है चीज? अब कुछ स्टैंडर्ड में बता देता हूँ। अच्छा मैंने लिखवाया था आयोटा को e की पावर आयोटा पाई बाई 2 लिखते हैं, माइनस आयोटा को e की पावर माइनस आयोटा बाई 2 लिखते हैं, 1 को e की पावर आयोटा 0 माइनस 1 को e की पावर माइनस आयोटा पाई। क्वेश्चन जैसे, अच्छा ये बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट, इसका एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा? फिगर से बना के देखो। ये आपका क्या है, z होता है, आपको पता है। ये आपका क्या होता है, z कॉन्जुगेट। ये आपका क्या होता है, आपका माइनस z होता है, और ये आपका क्या होगा, माइनस z कॉन्जुगेट। तो एक z है एक माइनस z कॉन्जुगेट है, टोटल 3 साइकिल बना रहे, तो इनके बीच का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 2 होगा प्लस, तो प्लस माइनस पाई बाई 2। कब बोला था 90? सेम ऐसा क्वेश्चन आईटी में आया होता है, आईटी का क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुम्हें, बिल्कुल डायरेक्टली इस फिगर से कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन था आईटी का, मैं एक बार निकाल लेता हूँ। अब डायरेक्टली सोच सकते थे, देखने दो मुझे। हाँ ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मतलब जेई एडवांस, मेंस नहीं। इफ mod of z is equals to mod of w and amplitude of z plus amplitude of w is equals to pi, then w is equals to in terms of z, आंसर क्या है, in terms of z निकाल। माइनस जेड ऑप्शन था लेकिन गलत आंसर, दोबारा सोच के आंसर दे। पाई है, दोनों का सम। माइनस जेड कॉन्जुगेट, माइनस जेड कॉन्जुगेट कैसे,
लेट्स अज्यूम करो ये आपका क्या है, थीटा है, तो ये क्या जाएगा आपका, ये थीटा हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, और ये आपका क्या है, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा, तो क्लियरली एक ही नंबर बनेगा, ये जेड और एक माइनस जेड कॉन्जुगेट, जिनका सम आपका क्या है, पाई आ रहा है। लेकिन ऐसे आंसर ये तो तब होगा जब ये चीज़ याद आएगी, तो फिर इसको प्रॉपर तरीके से करो। प्रॉपर तरीके से कैसे करोगे, ये तो आपको ग्राफ से फिगर से हो गया, प्रॉपर तरीके से कैसे करोगे। एम्पलीट्यूड पाई है, पाई मतलब देख ये है, इसका एम्पलीट्यूड जेड ये दे रखा है, तो जेड का एम्पलीट्यूड मतलब थीटा। अब कौन सा ऐसा एंगल बन सकता है जिसका सम आपका क्या पाई है, तो ये थीटा है, और ये आपका ऐसा, ये पाई बाई 2 के बाद आएगा, तो ये एंगल और ये एंगल सिमेट्री होता है, तो ये थीटा है तो ये भी आपका क्या है, थीटा होगा कि नहीं होगा, तो मतलब ये एंगल और ये ये एंगल, इसके साथ ये एंगल ऐड कर दूंगा तो टोटल एंगल क्या होगा, पाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये इसका एम्पलीट्यूड तो है, और मुझे इसका एम्पलीट्यूड प्लस ये एम्पलीट्यूड जोड़ना है, तो ये एम्पलीट्यूड की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो टोटल दिस प्लस दिस इक्वल्स टू पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब जेड प्लस माइनस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू आपकी क्या है, पाई आ रही है, तो मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस जेड कॉन्जुगेट। ये तो आप फिगर से कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से कैसे करोगे, प्रॉपर तरीके से करो, निकालो प्रॉपर तरीके से, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा माई मान के उस तरीके से सोल्व करो, शॉर्टकट मत करो, प्रॉपर तरीके से, या एक ही पर आयोटा थीटा मान के करो, आसान है। क्या मानू आपका, जेड इज इक्वल्स टू मैंने मान लिया आर ए की पावर आयोटा थीटा मान लिया, तो आपको क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पाई, तो इसकी वैल्यू दे रखी थीटा प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पाई, तो मैं बोल सकता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा हो गया, ठीक है। लेट W इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया R1 e की पावर आयोटा एल्फा बोल दूं, तो R1 की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, R के इक्वल, और एल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, पाई माइनस थीटा के इक्वल है कि नहीं है, तो मैं रख दूं, तो W इज इक्वल्स टू R e की पावर आयोटा पाई माइनस थीटा, तो आयोटा पाई माइनस थीटा, इसको क्या बोल सकता हूँ, आर को ए की, इसको बोल सकता हूँ आर ई की पावर आयोटा पाई इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। आयोटा पाई की वैल्यू मैंने बताई थी, आयोटा पाई ई की पावर आयोटा पाई, इसकी वैल्यू होती है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, इसकी वैल्यू -1 + 0, मतलब ई की पावर आयोटा पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी -1, तो मैं बोल सकता हूँ W इज इक्वल्स टू आर इंटू -1 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या जाएगा W इज इक्वल्स टू माइनस आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये चीज़ क्या होती है, जेड का कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट, और यही इसका आपका आंसर, जबकि आप लॉजिकली सोच के आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे, समझ में है। तो सोचना बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सोचना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लोगों को टफ लगता है, क्योंकि सोचना पड़ता है इसमें, इनफैक्ट पीएनसी से भी ज़्यादा सोचना पड़ता है लॉजिक लगाने के लिए। अब ये तो क्या सीन टाइप के क्वेश्चन है, हर बार आईटी वाले कोशिश करते हैं कि कुछ नया नया क्वेश्चन बनाए, अब नया नया क्वेश्चन जो बच्चा सोच लेता है वो बन जाता है, जो नहीं सोच पाता वो नहीं बनता। सीन क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन ईजी हो गया, क्योंकि सीन आता तो सबने किया हुआ है ना, बच्चों ने, सारी कोचिंग के बच्चे तो कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आईटी के पैटर्न वाले तो वो सब करते ही हैं। नया कंसेप्ट आ गया वो नहीं बनेगा, बहुत डिफिकल्ट बने जाएगा, इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बस इतना ही होता है। घर पे बच्चों को समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तुम लोगों में कोई सीबीएसई वाला भी है क्या, सीबीएसई वाला भी है क्या कोई, आ रहा है। अच्छा, ध्रुवम रेगुलर अटेंड कर रहा था एग्जाम के टाइम में, ध्रुवम, अच्छा टीम तो रेगुलर अटेंड कर रहे थे, कोई बात नहीं, सीबीएसई वालों के लिए तो वैसे भी होना था, कोई बात नहीं बेटा। आरव तुम टेंशन मत लेना इस चीज के लिए, क्योंकि ये चीज अभी तुमने पढ़ा नहीं, ये लास्ट की चीजें है, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, तो ये चीजें एकदम तुम्हें सडनली समझ में नहीं आएंगी, बस तुम अटेंड कर रहे हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक मत लो, क्योंकि आई थिंक ये कौन सा लेक्चर, छठा लेक्चर है ना, पांचवा या छठा लेक्चर है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो, आगे बढ़ते हैं। एट्थ है, एट्थ एट्थ। तो अब उस केस में बता सकते हो, कुछ कुछ मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आया था वैसे कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछता हूँ। हाँ, प्रॉपर्टी तो ये थी, खत्म हो गई। अब क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था आईटी वाला, वैसे ही उस टाइप के मैं कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रहा हूँ, मुझे आंसर देना। आप बता सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर मत देखो, सोच के बताओ। जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का एम्पलीट्यूड, अरे जीरो होगी, ये थीटा है, ये माइनस थीटा, इतना क्या सोचना है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कॉन्जुगेट, जल्दी से बताओ। जेड नहीं है, सॉरी, ये आपका माइनस है। हाँ हाँ ठीक है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये है और एम्पलीट्यूड ऑफ आपका क्या है, ये जेड कॉन्जुगेट है, उन दोनों का माइनस निकालना है, प्लस नहीं। तो माइनस माइनस टू थीटा होगा, माइनस जेड है, सॉरी माइनस जेड है ये प्लस माइनस जेड। हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड। अरे जेड ये है और ये है, ठीक है, प्लस माइनस बोलूंगा। क्योंकि देखो जेड ये है, थीटा है, तो ये आपका क्या, पाई प्लस थीटा, या फिर ये आपका इधर से करूंगा माइनस पाई प्लस थीटा। ठीक है, माइनस पाई प्लस थीटा। एक मिनट, माइनस पाई प्लस थीटा है तो प्लस माइनस पाई होगा ना। ऐड ऐड किया है मैंने, वो इधर देखो, ये थीटा है, ये 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 जेड थीटा है और ये आपका क्या है, ये थीटा है, तो क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा हुआ। अरे माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है ना, तो माइनस पाई प्लस थीटा होगा तो प्लस माइनस पाई होगा ना। दोबारा सोच, जेड है, एम्पलीट्यूड थीटा है, हाँ, तो ये माइनस जेड ये है, माइनस जेड ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, और ये हो गया ना माइनस पाई प्लस थीटा हो गया, तो प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस पाई है ना, वही तो मैं वो सोचूं, प्लस माइनस पाई। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट से कर सकते हो। क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। उधर लिख लिया पूरा, ये तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तरह लिया है मैंने। कॉम्प्लेक्स नंबर से तो क्वेश्चन हमेशा आता है, और जेई एडवांस पे यूजुअली पैराग्राफ या फिर मोर देन वन या मैट्रिक्स में आता है। दो क्वेश्चन तो मान के चलो आएंगे आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस बार एडवांस हमारे लास्ट टाइम तो 5 क्वेश्चन थे, इस पीएनसी के क्यों नहीं थे यार, पीएनसी के थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे। इस बार एक्चुअली पेपर 2 पूरा पूरा 12th पे बेस्ड था, पेपर 2 ज्यादातर क्वेश्चन 12th पे थे। नहीं, बाइनोमियल का था शायद, पेपर 1 में था। मतलब डिपेंड करता है, कई बार 11 कई बार थोड़ा बहुत ज्यादा देता है, कई बार 12 दे देता है, एक बे 11 में ज्यादा पूछ लेता है, 12 में पूछ लेता है, बस ऐसा ही है बाकी। जैसे एक मुझे फिगर ड्रॉ करना है, ये भी एक मैं ड्रॉ कर देता हूं। मुझे मान लो ड्रॉ जेड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इजिकल्स टू एल्फा। अब मुझे इसको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट मतलब
जेड नोट कोई पॉइंट है उसके रेस्पेक्टिव, ऐसे ऐसे ये बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जेड किससे लूंगा आपका जी ओरिजिन से, और ये आपका क्या होगा थीटा है, तो मतलब इसका जो लोकस होगा ये आपका इसका लोकस होगा, ये एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा का लोकस हुआ। तो इसका मैं बोल सकता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड नोट, मतलब किसके साथ है, जेड नोट, तो मतलब ये आपका क्या होगा जेड नोट के साथ में। अब एम्पलीट्यूड हमेशा आपका क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानते हैं, तो मतलब थीटा है मतलब ये लाइन, तो ये थीटा है, तो ये आपका क्या है लाइन, ये इसका क्या होगा आपका लोकस हो जाएगा। तो लोकस ऑफ एम्पलीट्यूड, ये आपका लोकस ऑफ एम्पलीट्यूड जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू एल्फा, तो ये आपका एल्फा, समझ में। लोकस मतलब ड्रॉ करना है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड नोट, तो इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका एल्फा। तो लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, जब भी ऐसा दे रखा है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू एल्फा, उसको ड्रॉ करना है, तो मतलब कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन मतलब इनडायरेक्टली क्या बनेगा आपका लोकस। तो लोकस ऑफ एम्पलीट्यूड जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू एल्फा, मतलब एक ऐसी लाइन होगी जिसका ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा। समझ में आ रहे हो, लिखो बराबर। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/, अब वो करो बड़े वाला जो क्वेश्चन था ना 1 माइनस आयोटा की पावर 6 इंटू √3 माइनस आयोटा की पावर 8, ये क्वेश्चन याद है वहां पे कितना बड़ा बन रहा था अपना। अब इसको प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के यूज से कैसे करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की वैल्यू, ये डिनोमिनेटर में 1/z 1/z, तो बोल सकता हूँ क्या जाएगी -6 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड 1 माइनस आयोटा -8 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ √3 माइनस आयोटा, क्या डायरेक्टली बोल सकता हूँ, समझ में आया क्यों क्यों बोला मैंने, जबकि वहां पे प्रॉपर ये डिनोमिनेटर में है ना, उल्टा जाएगा तो जेड की 1/z की पावर n का बताया तो था, तो 1 प्लस आयोटा का एम्पलीट्यूड 1 माइनस आयोटा का एम्पलीट्यूड कौन से क्वाड्रेंट में है ये आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी tan इनवर्स -1/1 मतलब आपके क्या π/4, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी -π/4, तो θ1 ये बन जाएगा, और √3 माइनस आयोटा का एम्पलीट्यूड ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी tan इनवर्स -1/√3 मतलब ये वैल्यू कितने की होती है π/6 की, तो θ2 की वैल्यू क्या जाएगी -π/6। तो इस केस में मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू -6 इंटू -π/4 -8 इंटू -π/6 इंटू +2k π, 2k π तो ऐड करना ही है ना, 2k π क्यों ऐड करना है, एडजस्ट करने के लिए, तो कितना जाएगा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 3π/2, और ये कितना जाएगा आपका +4π/3 +2k π, कितना आ रहा है ये, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू 17π/6 +2k π, 17π/6 कितना बड़ा होता कहाँ से है, 2π से 3π के बीच में लाई कर रहा है, ये आपका क्या है लाई बिटवीन 2π से 3π के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, k की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी -1, तो मैं बोल सकता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा 17π/6 -2π, तो उस केस में क्या जाएगा 17 -12, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की वैल्यू क्या जाएगी 5π/6, कितना इजीली निकल रहा है ना प्रॉपर्टी की हेल्प से, जबकि इसको सिंप्लीफाई करके कितना डिफिकल्ट जा रहा था। घर वालों बच्चों बन रहा है ना तुमसे भी, हाँ ना बोल दो यार एटलीस्ट, हाँ ना बोल दो एटलीस्ट, बन रहा है ना तुमसे।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ z satisfying given equation or inequality on the argand plane। इजी से स्टार्ट करूंगा। पहला पार्ट, कई का पार्ट है इसमें। z माइनस वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू √2 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू π/3। एंड बोला है, मतलब ये भी है और ये भी है। क्या करूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। z माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2। ये किसका लोकस है? थप्पड़ मारूंगा। z माइनस ए इज इक्वल टू √2, याद कर। सर्किल का लोकस है कि नहीं है, जिसका सेंटर क्या है 1,1 एंड रेडियस क्या है √2। याद करो, z माइनस ए का मोड इज इक्वल टू डरा तो नहीं ना, मैंने बोला थप्पड़ मारूंगा, अभी बोला था। अरे यार डरना चाहिए ना। तो मतलब एक सेंटर में मान लेता हूँ 1,1 है और रेडियस √2 है। तो पॉइंट आपका क्या, सेंटर 1,1 है, इधर देखो 1,1 है और रेडियस √2 है। तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2। तो मतलब वो सर्किल जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा। मतलब ये सर्किल कुछ इस पैटर्न का सर्किल बनेगा। ऊपर बच्चा बना नहीं चलेगा, चल जाएगा। तो ये आपका क्या है, z माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2 का लोकस है। और दूसरा क्या है आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ z। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू π/3। π/3 मतलब एम्पलीट्यूड z का मतलब कहां से मेजर करते हैं, इससे। तो एक लाइन ऐसे मेजर करेंगे जिसका एम्पलीट्यूड ये कितना है आपका π/3, मतलब आपका क्या है 60 डिग्री। वैसे तो ऊपर से लाई करेगी क्योंकि 1,1 ये है ना। तो अच्छे से बना देते हैं। तो ये कोई पॉइंट आपका मान लिया आपने 1,1, तो ये सर्किल है। इस सर्किल जिसका सेंटर आपने मान लिया आपका 1,1 है, ठीक है। तो ये सर्किल है, z माइनस 1 प्लस आयोटा का मोड इज इक्वल टू √2। दूसरा क्या है आपका, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू π/3। इसका एम्पलीट्यूड पता है कितना होता है, स्लोप आपका क्या 45 डिग्री, तो इससे तो ऊपर होगा। π/3 मतलब 60 होता है ना। तो ये जो लाइन होगी यहाँ पे क्या जाएगा, ये एम्पलीट्यूड, ये अल्फा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या आपकी π/3। तो मतलब ये लोकस क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू π/3। अब एंड बोला है, मतलब ये भी हो और ये भी हो। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है? क्या ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है? कहाँ सोल्व करनी पड़ेगी? क्लियरली है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट निकाल नहीं सकते हो? सर्किल के ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो। हाँ, तो इसके पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, अच्छा सर्किल तो पढ़ा नहीं है ना तुम लोगों ने। अरे यार कोई बात नहीं। सर्किल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है a cos अल्फा और b a sin अल्फा। मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। ये a होता है, लेकिन वो तब होता है जब सेंटर ओरिजिन है। अब सेंटर ओरिजिन नहीं है तो मतलब आपका क्या है 1,1 से। तो मतलब मान लो यदि सेंटर मैंने बोल दिया h, k आपका क्या है सेंटर है, तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h प्लस a cos अल्फा और k प्लस a sin अल्फा। ये उसका क्या हो जाएगा, आपका सेंटर हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो मुझे निकालना है, लोकस निकालूंगा तो इनडायरेक्टली लोकस क्या होगा, एक पॉइंट। इनडायरेक्टली मैं आंसर क्या होगा, जिस हिसाब से ऑप्शन है ना डे 9 में, देखो ऑप्शन में ऐसे दे रखा है ना, लोकस किस टाइप से, लोकस इज ए पॉइंट ऑन सर्किल। आंसर क्या होगा, लोकस इज ए पॉइंट ऑन सर्किल। और जिसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस a की वैल्यू √2 cos π/3 और आपका क्या आएगा 1 प्लस √2 sin π/3।
तो वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस रूट टू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आपकी कितनी होगी 1/2 और 1 प्लस रूट टू साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2। तो क्या जाएगा इसका आंसर क्या जाएगा 1 प्लस 1/√2 और ये क्या जाएगा 1 प्लस √3/2। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो इसका लोकस को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट ये होगा। आंसर क्या होगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा लोकस क्या हो जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा। यही आया तुम्हारा क्या है क्या ये y √3x हाँ सही है। एक ही आ रहा है हाँ तो वही तो है 1 प्लस √3/2। √2 का है। एक तो 0 0 हो 0 के रेस्पेक्टिव 0 हो गया। अब x की वैल्यू 1 प्लस √3/2 है। अच्छा रुको उल्टा तो नहीं कर दिया ना ये π/3 है तुमने क्या ले लिया है 10 π/3 √3 और sin π/3 की वैल्यू नहीं ठीक है मेरा भी तो सही है। तो फिर दो अलग अलग क्यों आंसर आ रहे दोबारा चेक करो बेटा। ये सर्किल में है छोड़ दो इसको छोड़ दो ये छोड़ दो अभी छोड़ दो सर्किल पढ़ोगे जब समझ में आ जाएगा इसको छोड़ दो मैं ये तो पॉइंट निकालने का जरूरत थी ये छोड़ दो। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं इसका जो बोल दूंगा लोकस ऑफ इक्वेशन इज ए पॉइंट लाइज ऑन सर्किल ये आंसर। क्योंकि डे 9 में देखो ऑप्शन इसी टाइप के क्वेश्चन है ना। ऑप्शन तो देखो डे 9 में किस टाइप के हैं पॉइंट ऑन सर्किल सर्किल ऐसे तो दे रखे हैं ना। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछेगा पॉइंट ये होगा। अब सब सर्किल पढ़ लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। आंसर आपका सही था मेरा भी सही था पता नहीं गड़बड़ क्यों आ रही है चेक करो कहीं मैंने मिस्टेक की है आपने मिस्टेक की है चेक करो। √2 तो आया नहीं ना कहीं भी रूट तो कहाँ आएगा √2 x -1 का होल स्क्वायर y -1 का होल इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 2 y की जगह √3 रख दिया x -1 का x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2 √3x इज इक्वल्स टू 2 ठीक है 4x स्क्वायर प्लस 2 √3 into x is equal to 0 4x is equal to 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आ गया है 2x का खा गए x को खा गए ठीक है 2 प्लस √3 सही है आंसर भी आपका भी सही है तुम्हारा आंसर। ये कथन ने कैसे निकाला था ये पॉइंट कैसे निकाल दिया ये कथन ने कैसे निकाला है ये पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन। सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ये सर्किल की इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप कितनी है π/3 इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू √3x। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब y की वैल्यू यहाँ पे रख दो ये आपका 2 तो मतलब x -1 का होल स्क्वायर प्लस √3x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इससे निकलेगा। आप ये कर सकते हाँ वही आप अभी के लिए ऐसा निकाल सकते हो बाकी सर्किल जब पढ़ेंगे तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होगा। आंसर सेम आना चाहिए गड़बड़ क्यों हुई है अच्छा गड़बड़ इसलिए हुई है क्योंकि इस लाइन के अलोंग नहीं जा रहे हैं ये दूसरी लाइन है तो यही निकलेगा पैरामीट्रिक वाले से नहीं निकलेगा फिर भी लेकिन निकलना तो चाहिए। 1 मिनट रुको पहले लिख लो मैं बताता हूँ उसका ये कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं लिख लिया बच्चों घर पे लिख लिया घर वालों लिखा कि नहीं लिखा नेक्स्ट सेकंड निकालो सेकंड mod of amplitude of z -2 minus iota is less than π/3 mod of amplitude of z मतलब mod of amplitude of z मतलब mod of थीटा की वैल्यू π/3 से छोटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा -π/3 से लेके थीटा की वैल्यू π/3 के बीच में लाई करेगी। इक्वल टू नहीं है लेस देन बोला है लेस देन मतलब एक तरीके से एक रीजन आएगा
हाँ लिख लो लिख लो, उसमें मैं निकाल के देखता हूँ उस केस में वो क्या बनेगा, 0.1 प्लस आर, आर का मतलब आपका क्या आएगा, डिस्टेंस भी तो रूट टू नहीं है, डिस्टेंस है रिलेटेड, सो साइन थीटा होगा, साइन थीटा इसी से आएगा, इस थीटा के लोग आएगा। वो एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। 1 प्लस आर कोस थीटा रूट 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, 1/2 60। आपका क्या आएगा पॉइंट, 1 प्लस रूट 3/2 और रूट 3 प्लस 3/2। आंसर अलग अलग क्यों आ रहे भाई, लिख लिया, हाँ इसका आंसर दो। देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ इनडायरेक्टली, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा, नहीं नहीं फिगर लोकस बनाना है, लोकस 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 का मतलब फिगर, लोकस बनाना है ना, लोकस का मतलब फिगर। क्वेश्चन तो ये लिखा है ना, देखो रिप्रेजेंट द लोकस, रिप्रेजेंट द लोकस मतलब ड्रॉ करना है, तो मतलब ये कोई पॉइंट है आपका 2, आयोटा, मतलब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, तो ये आपका क्या है 2, 1 कोई पॉइंट है। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, उसकी वैल्यू π/3 से छोटी और π/3 से बड़ी, मतलब ये एक वैल्यू मैंने बना ली π/3 और ये दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -π/3। अब एम्पलीट्यूड क्या बोला उसने, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब इसका लोकस क्या हो जाएगा, ये रीजन बिटवीन, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा लोकस हो जाएगा, समझ में। तो लोकस क्या हो जाएगा आपका, इज द रीजन बिटवीन बोथ लाइंस। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, एक बार पूछा भी गया है, मेंस में पूछा गया है, ऐसे ही लोकस करके पूछा गया था, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट ईयर में पूछा था कि ड्रॉ द लोकस ऑफ रीजन, मतलब इस रीजन का लोकस आप ड्रॉ करो, तो इनडायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपका, 4 फिगर दे देगा और 4 फिगर दे देगा कि कौन सा लोकस होगा। लास्ट ईयर या लास्ट ईयर में ऐसा कुछ पूछा था ये क्वेश्चन मेंस के किसी अटेम्प्ट में, समझ में आए घर पे बच्चों, ये वाला पार्ट समझ में आए? ठीक है, अब ये दोनों समझ में आए, तो उसके बेसिस पे किस टाइप का पूछा था ये मैं बता देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इस टाइप का थर्ड वाला ये ड्रॉ करो, इस टाइप का पूछा गया था, लॉकस ऑफ 3 से ग्रेटर देन मोड ऑफ z -4 लेस देन इक्वल टू 4 एंड मोड ऑफ एम्पलीट्यूड z -4 का मोड लेस देन इक्वल टू π/4, इस टाइप का पूछा था, दो दे रखे हैं, मॉडुलस में भी इनइक्वालिटी और एम्पलीट्यूड में भी इनइक्वालिटी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इसका लोकस ड्रॉ करना है। तो पहले क्या करो, दोनों सेपरेटली सेपरेटली बनाओ, दोनों फिगर बनाओ, आप ट्राई करोगे मैं करूं, लकीली इन दोनों में पॉइंट सेम है, तो मतलब पॉइंट सेम है तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें होनी चाहिए, कुछ अच्छी चीजें आनी चाहिए, तो ये दो चीज को बना रहा है, देखो पहली चीज क्या है आपका z -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड z -4 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये सर्किल का आउटर का एरिया और ये दूसरा सर्किल उसका इनर एरिया, अरे z -4 इजिकल्स टू
ए होता है तो ये सर्किल ही होगा, तो वही तो है। अब ये इसका जो सेंटर है वो क्या जाएगा आपका 4,0, और रेडियस क्या होगी ग्रेटर देन आपके क्या 3 वाला रीजन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका सेंटर क्या होगा आपका 4,0, इसकी रेडियस क्या आपकी लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए। तो मतलब ये क्या है, दोनों क्या है आपके कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। थोड़ा सा सर्किल और पढ़ लेते तो ज्यादा बेटर आपको रिलेट कर सकते थे, लेकिन ठीक है अब कोई बात नहीं। ये 4,0 है, 4,0 ये कोई पॉइंट है। आउटर वाले सर्किल की रेडियस कितनी है आपकी 4, तो मतलब ओरिजिन से पास करेगा। ये क्या जाएगा आपका 8,0। इनर वाले सर्किल की रेडियस कितनी है आपकी 3, तो ये मतलब 3 मतलब ये आपका क्या पास करेगा 1,0 से, और ये कहाँ कौन से पॉइंट से होगा आपका 7,0 से। तो कौन सा रीजन आएगा, ये आपका क्या आएगा 0,0। अब ये क्या बोल रहा है, ये सर्किल क्या बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आउटर सर्किल के अंदर का, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब ये इनर सर्किल के आउटर का। कौन सा रीजन है, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये रीजन किसका है, लोकस ऑफ, किसका लोकस है ये आपका 3 से ग्रेटर देन मॉड ऑफ z माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 4। क्या समझ में है, ये अब डायरेक्टली बनाओगे, ये क्या आपका एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका सेंटर क्या आपका 4, जिसकी छोटी रेडियस आपकी क्या 3 है और बड़ी रेडियस 4 है, तो 3 और 4 रेडियस के बीच का आपका रीजन। क्लियर हो पहली चीज। दूसरी चीज, उसने क्या रखा है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 4 का मोड लेस देन इक्वल टू π/4, मतलब इसको बोल सकता हूँ आपका मोड ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू π/4, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस π/4 से लेके थीटा की वैल्यू π/4, लेकिन कहाँ से लेना है 4 से। तो इस केस में यहाँ पे एक अलग बना देता हूँ ये आपका कोई पॉइंट हो गया आपका 4,0, इसका एक एम्पलीट्यूड ये आपका क्या है π/4 है, और दूसरा एम्पलीट्यूड आपका क्या है माइनस π/4। तो उन दोनों के बीच का रीजन, दोनों सेपरेट सेपरेट बनाना, ये पूरा रीजन। तो फाइनल आंसर क्या है, दिस और दिस दोनों का इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर मैं क्या बना देता हूं, मैं इधर बना देता हूं, तो फाइनल आंसर मैं इधर बना देता हूं। लोकस मैडम को जो एरिया को शेड करना है, हाँ रीजन को शेडेड करना है, मतलब फिगर बनेगा उसको एरिया को शेडेड करना है। ऑप्शन देके, 4 ऑप्शन देके कि कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। हाँ ये कोई आपका पॉइंट है 4,0। दूसरा क्या है, ये तो सर्किल का हो गया, और दूसरा क्या है आपका ये π/4, और ये आपका क्या होगा माइनस π/4, मतलब इन दोनों के बीच का और सर्किल के बीच का, मतलब कौन सा रीजन हो गया ये आपका रिक्वायर्ड रीजन या लोकस। आया समझ में। तो ऑप्शन में देगा ऐसे ऐसा फिगर बना के, ऐसा फिगर बना के, ऐसा फिगर बना के, तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा। मतलब लोकस वाले 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों अलग अलग पैटर्न के। समझ में आया सबको। सर्किल का बता दिया, एम्पलीट्यूड का बता दिया, एम्पलीट्यूड में आपका इनइक्वलिटी आ जाएगी तब बता दिया, सर्किल में इनइक्वलिटी आके बता दिया। यही टाइप के लोकस ड्रॉ करवा सकता है, इस टाइप के अलावा कुछ नहीं होगा। घर पे बच्चों एक बार बंद नहीं करना है, कैमरा तो नहीं, उधर नहीं, उधर चल रहा है। आवाज आ रही है बच्चों, तुम्हें आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है, हाँ अच्छा ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद होगी होगी शायद। अच्छा ये कैमरे का था, ठीक है। अब पता नहीं रिकॉर्डिंग पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही। हाँ
कितना बोर हो गया है क्या? ये समझ में आया बच्चों? यस नो बोलो, हाँ ना बोल दो एक बार। ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया लोकस वाला? क्लियर नॉट क्लियर बोलो, कुछ तो बोलो। या फिर दोबारा पढ़ने की एक बार जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है? हो गया, ठीक है, गुड 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 गुड। क्वेश्चंस करते हैं अभी। हम्म, हाँ शेडेड करने में मजा आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर जेई का। तो इस बार मनीष सर को बोल दो तुम्हारी डाउट क्लास के लिए। तुम लोग आते नहीं हो वैसे, मैं बोल दूंगा इस बार डाउट आएंगे। ट्यूसडे को थोड़ी होती, थर्सडे को होती है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका क्या जेई में आया हुआ क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करना। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, बढ़िया क्वेश्चन था, देखना ध्यान से करना, गलती होने का चांस है। द इक्वेशन मोड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस आयोटा का मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन फाइंड locus of z if w is equals to 2 upon z। अच्छा स्टूडेंट क्या यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, ये w को ओमेगा सोचते हैं, लेकिन ओमेगा अलग है, ये w है। नहीं दे रखा मतलब ओमेगा दे रखा मतलब बोलेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वरना w कंसिडर करना है। अब इसने अननेसेसरी कंफ्यूज करने की कोशिश की है आपको, ये बोल के w इज इक्वल टू 2/z और z में इक्वेशन दे रखी है, और किसका निकालना? z इज अ कॉम्प्लेक्स, लोकस ऑफ z पूछा, w पूछा? z लोकस ऑफ w, लोकस ऑफ w, लोकस ऑफ w, w का लोकस पूछा, z में इक्वेशन देके, और w का रिलेशन दे दिया z के साथ में। नहीं, सर्किल नहीं है, स्ट्रेट लाइन आंसर है।
स्ट्रेट लाइन आंसर। करो, वही तो बोल रहा हूँ। क्या करोगे? W का लोकस निकालना है, तो मैं बोलूं W का लोकस, लोकस ऑफ मुझे निकालना है आपका W। तो मैं क्या करूंगा, लेट W की वैल्यू मैंने मान ली x प्लस आयोटा। तो ऐसा तो नहीं क्लियर कर, लोकस निकालने के लिए तो यही करना पड़ेगा ना इक्वेशन से। ऐसे नहीं होता है, ये z का होल स्क्वायर है। फिर उससे क्या करोगे? वो z का निकालना होता है तब होता है, W का निकालना है। नहीं होगा ना ऐसे, स्टैंडर्ड चीज होती तो फिर नहीं, आईटी में थोड़ी पूछता है। W को पूछा है, z दे रखा है, W का पूछा है, तो जिसका लोकस निकालना है उसको निकालो। तो मैं बोल सकता हूँ z, W की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 2/z है। तो z की वैल्यू बोल सकता हूँ आपका 2/w। तो वैल्यू रख दूंगा तो इनडायरेक्टली क्या बनेगा आपका, 2/w की जगह रख दूं आपका x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, सोल्व करो। सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस आयोटा और x प्लस आयोटा वाई अपॉन x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2। तो इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ मोड ऑफ 2 माइनस ये क्या जाएगा आपका x और आयोटा y क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर y, ये रियल पार्ट बनेगा। और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, आयोटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये रियल, तो इनडायरेक्टली बन जाएगा मोड ऑफ x, ये क्या सॉरी 2 माइनस एक्स और ये प्लस वाई, ये बनेगा ना रियल पार्ट, तो ये बनेगा। और प्लस आयोटा एक्स प्लस वाई का मोड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इनडायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2, इसका होल स्क्वायर है ना। अरे इधर देखो, समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो बोल सकता हूं इनडायरेक्टली क्या जाएगा आपका 2 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका क्या, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर और 2y स्क्वायर भी कैंसिल, माइनस 2xy और प्लस 2xy भी कैंसिल। तो क्या बचेगा आपका 4 माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 4। तो इधर लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है आपका, ये लोकस क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन। तो वही बोल रहा हूँ ना यार, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम सोच रहे हो वैसे नहीं होता है ना। और जेई का क्वेश्चन है, तो जेई में तो ऐसा तो नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेट करवाएगा ही आप लोगों से। वही देखो, क्योंकि जेड का तो होता है, जेड का डायरेक्टली निकाल सकता है, लेकिन जेड का नहीं पूछना है, डब्ल्यू का पूछा था, इसलिए डब्ल्यू की टर्म्स में उसको सिंप्लीफाई करके निकालना पड़ेगा। जिसका लोकस निकालना हो तो उसको ही मानते हैं ना हम लोग, लोकस निकालने के लिए ही करते हैं, जिसका लोकस निकालना उसी को हम एज्यूम करते हैं। लिखो फटाफट, टाइम बचा है। एक छोटा सा और टॉपिक कर देता हूँ, लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूज नहीं आएगा, बाकी बहुत छोटा सा टॉपिक है। बच्चों समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, ये क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन? ठीक है, गुड। अब ट्राई कर लेना मॉड्यूल के क्वेश्चन।
डे 3 मत करना, क्योंकि डे 3 बहुत आसान है, वैसे तो बहुत ही आसान है डे 3, लेकिन डे 3 में अभी वो पढ़ाया नहीं है मैंने, डी माइवर थ्योरम पढ़ाया नहीं, डी माइवर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगा वो चीज। लिख लो नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं क्या करूं, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मुझे निकालना है log ऑफ z, उसकी वैल्यू निकालना है। एक ही या दो क्वेश्चन ही है मॉड्यूल में लोगरिथम के, बाकी ये है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसका निकालना है। तो मुझे log ऑफ निकालना, मतलब इनडायरेक्टली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो log ऑफ x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो कैसे करूंगा, log निकालने के लिए डायरेक्टली ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक फॉर्म है जिसकी हेल्प से log बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो सकता है, ये आपकी यूलर फॉर्म। तो क्या करूंगा, सबसे पहले z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई को किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, r e की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले काम आपका ये होगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा का log पूछेगा, जैसे मैंने पूछ लिया 1 प्लस रूट 3 आयोटा का log पूछ लिया, तो इस टाइप से निकालूंगा। तो सबसे पहले आपको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली log ऑफ z इज इक्वल्स टू log ऑफ r इंटू e की पावर आयोटा थीटा। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ r प्लस log ऑफ e की पावर आयोटा थीटा। तो r क्या है, यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और ये क्या जाएगा, आयोटा थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 1/2 ln ही होगा, ऑफकोर्स log जो होगा बाय डिफॉल्ट ln ही होगा, बाय डिफॉल्ट ln ही होगा, कुछ नहीं दे रखा है आपको, हमेशा ln ही यूज करना है, एक्सेप्ट log के चैप्टर में या फिर मेंशन है कहीं भी, बाय डिफॉल्ट आपको log मतलब ln ही कंसीडर करना है। तो log ऑफ 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा, थीटा आपका क्या है, एम्पलीट्यूड, इससे मैं आपका क्या log निकाल सकता हूँ। मेथड समझ में आ गया होगा, या फिर इनडायरेक्टली आयोटा एम्पलीट्यूड ऑफ, ये आपका थीटा क्या है, आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। डायरेक्टली कर सकते हैं यदि फॉर्मूला याद है, नहीं तो डायरेक्टली क्यों करना है, दो स्टेप लिख लेना। हाँ हाँ, मतलब ऐसा दे देगा आपको 1 प्लस आयोटा रूट 3 है, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 मतलब 1 प्लस 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 4/2, तो हाफ इंटू log 2 प्लस इस टाइप से, जैसे क्वेश्चन लिख लो, फाइंड log ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3, फाइंड log ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3, log ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो क्या निकालना है, log ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा रूट 3 को कन्वर्ट करूँ तो 2 e की पावर आयोटा π/3 होगा, π/6 होगा ना, π/6 ही होगा, रूट 3/1, हाँ अच्छा π/3। तो इनडायरेक्टली इसका log जो निकालूंगा तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, log ऑफ 2 प्लस आयोटा π/3, यही आंसर है। तो बस यही पूछेगा, मतलब डायरेक्टली ऐसा 2 ही आएगा ना, 1/2 है ना। अरे मैंने प्रॉपर तरीके से किया बाबू, डेरिवेशन जो वाला पार्ट है, यहाँ पे देख, इधर देख, इधर देख, इधर, कोई बात नहीं, ठीक है। बोलो तुम कहो तो एक और पढ़ाऊं या फिर छोड़ूं, अभी तो टेस्ट है ना तुम्हारा, ठीक है। चलो टेस्ट नहीं होता तो मैं डी मोइवर थ्योरम खत्म कर देता, जिससे डे 3 भी हो जाता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय। अभी क्या क्या बच गया आपका, डी मोइवर थ्योरम बच गया है,
और डी माइवर थ्योरम की एप्लीकेशन होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शायद तुमने पढ़ ली है बेसिक, कितना ही बड़ा है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यों बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं बताया? बताया था उतना वह यहाँ, ओमेगा क्यूब 1 ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी, ये तीन चीज और बनी। फिर उसके बाद रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ज्योमेट्री के एजुकेशन में मैं जब बोलता रहता था ना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, वो रोटेशन बचा है। और उसके बाद आपका क्या है, एक्चुअल प्योर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योर ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री, मतलब सर्किल की, स्ट्रेट लाइन की प्योरली, और फिर आपका क्या सर्किल की। तो वो शायद हो सकता है हम बाद में पढ़ें, वो बाद में पढ़ेंगे हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अभी हम करेंगे क्योंकि इसके लिए सर्किल की सारी फॉर्म मुझे पता होनी पड़ेगी। उसके बाद मैं सर्किल की वो निकालूंगा। स्ट्रेट लाइन की तो चलो पता है आप लोगों ने, लेकिन सर्किल भी थोड़ा सा दिक्कत है। इलिप्स हाइपरबोला मैंने बेसिक बताई दी आपको, तो इतना ही होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिक ही है, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है, एडवांस में क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो कर लेना। होमवर्क क्या है आज का, डे 4, डे 8 और डे 10। डे 8 में कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जो प्योर ज्योमेट्री पे बेस्ड है, और डे 10 में भी शायद एक दो क्वेश्चन नहीं बने तुमसे, एक दो क्वेश्चन नहीं बने। नहीं बन रहा मतलब तुम्हें पढ़ाया नहीं है वो टॉपिक, ये चीज़ मान के चल लेना। नहीं बना है मतलब वो टॉपिक तुम्हें पढ़ाया नहीं है, ठीक है। जो पढ़ा दिया है मुझे लगता है जितना मैं तुम लोगों को जानता हूँ तुमसे बन जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, अनटिल अनलेस तुम लोग सिली कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, ठीक है। चलो ओके बाय बाय। टेस्ट मुझे नहीं पता टेस्ट कैसे है, बाबूलाल सर ने बताया होगा ना कि टेस्ट कैसे है, जिगर भाई बताएंगे, तो वो बताएंगे जिगर भाई कैसे टेस्ट है। ओके ओके चलो।